नमस्कार जी दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि अपन मुगल राजपूत संबंध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका अपन एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मुगल राजपूत में जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही भारत में छोटे छोटे वंशों का उदय होता है, जिनमें जो सर्वाधिक जो राजवंश थे वो राजपूत जाति से थे। इसीलिए 7वीं सदी से राजपूत काल की शुरुआत होती है और जो 12वीं सदी तक चलता है राजपूत काल। और इस राजपूत काल में जो छोटे छोटे राज्य होने के कारण भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें एक तो 712 का मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है, गजनवी के उसके बाद में जो आक्रमण हुए थे। यानी कह सकते हैं कि इस काल के दौरान जो सर्वाधिक आक्रमण होते हैं वो तुर्की या कह सकते हैं मुस्लिम आक्रमण हुए थे। इसमें जो सबसे बड़ा आक्रमण 1191 व 1192 का जो मोहम्मद गोरी के आक्रमण है, और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारण ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना 1206 में हो जाती है। राजपूतों में यदि इन आक्रमणों का किसी जाति विशेष ने सामना किया तो वो गुर्जर प्रतिहार थे, और गुर्जर जो प्रतिहार हैं उन गुर्जर प्रतिहारों को इस्लाम का शत्रु या अरबों का शत्रु कहा है। ये बात सुलेमान कहता है, ठीक है जी, जो अरब यात्री था। जब मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी गुलाम वंश के रूप में, और 1206 से लेकर 1526 के मध्य का जो टाइम पीरियड है वो सल्तनत काल का कहलाता है। इस दौरान भारत में सुल्तानों का शासन था, इसलिए सल्तनत काल कहते हैं। यदि इसमें अपन किसी वंश की बात करें तो इसमें एक वंश नहीं थे, इसमें मुख्यतः 5 राजवंश होते हैं। गुलाम वंश था, जिसमें से एक खिलजी वंश था, एक तुगलक था, एक सैयद वंश था और एक लोधी वंश था। और 1526 में लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी, और उस इब्राहिम लोधी को 21 अप्रैल सन 1526 को मुगल बादशाह बाबर ने पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं जिसको। और बाबर ने भारत में 1526 में जिस वंश की स्थापना की थी उसे कहते हैं जी मुगल वंश। और अपन जो अध्ययन कर रहे हैं मुगल राजपूत संबंधों के बारे में, इसमें एक तो पानीपत का युद्ध देखा था अपन ने कल, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। हालांकि पानीपत के भी टोटल 3 युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी के मध्य। हालांकि पानीपत का द्वितीय जो युद्ध होता है वो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को होता है। मुगल बादशाह अकबर वर्सेज हेमू के मध्य हुआ था। किसके मध्य? हेमू जो हिंदू शासक था। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है। हालांकि पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है वो होता है 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के मध्य। इस प्रकार से पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे, ठीक है जी। अब देखो, अपन ने कल बात की थी कि बाबर ने 1526 में किसी युद्ध विशेष की बात करें कि किस युद्ध में, तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था पहली बार भारत में। हालांकि किस अभियान में किया था, तो 1519 का जो बाजोर व बेरा अभियान देखा था हमने कल, उसमें पहली बार बाबर ने तोपखाने का भारत में प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर एक युद्ध करता है बयाना का युद्ध, और बयाना का युद्ध करता है 16 फरवरी 1527 को। 16 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध। बाबर की सेना व राजपुताना का एक शेर जो राणा सांगा की सेना थी, राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पराजित किया, और ये बाबर की भारत में प्रथम हार थी, ठीक है जी। उसके बाद में हमने एक खानवा का युद्ध देखा था। खानवा का युद्ध 17 मार्च
1527 को। हालांकि खानवा युद्ध की एक और तिथि है 16 मार्च 1527 और वो तिथि बताने वाला है श्यामल दास। श्यामल दास कौन है जी? श्यामल दास वही है जिसने वीर विनोद की रचना की थी। श्यामल दास वही है जो मेवाड़ के शासक शंभू सिंह का दरबारी था। ये बातें अपन ने कल की थी। खानवा युद्ध में अपने राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा को जिंदा किया था। पाती परवन प्रथा वो जिसके तहत समस्त राजपूताना के शासकों को पत्र व्यवहार के माध्यम से एक झंडे के नीचे लाकर बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था। परंतु सलहदी तंवर जैसे विश्वासघाती व बाबर के तोपखाने के सामने पाती परवन प्रथा सांगा की काम नहीं आई और सांगा इस युद्ध में खानवा वाले में पराजित हो जाता है। अब देखो, सांगा का जो साथ देने वालों में तो 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे, लेकिन मुख्य यदि बात करें तो चंदेरी का मेदिनी राय था। मेदिनी राय ने साथ दिया था और अफगानों ने भी साथ दिया था, जिसमें महमूद लोधी का नाम आता। जब ये बाबर के विरुद्ध सांगा का साथ देते हैं, इसलिए मेदिनी राय के विरुद्ध बाबर ने फिर युद्ध किया था, जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध जी? चंदेरी का युद्ध। भैया ये चंदेरी का युद्ध है। एक युद्ध आता है चंदावर युद्ध। चंदावर युद्ध जयचंद गढ़वाल वर्सेज गोरी के मध्य हुआ था। ये चंदेरी का है जो मेदिनी राय व बाबर के मध्य होता है। चंदेरी युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था। उसके बाद में अफगानों के विरुद्ध भी बाबर ने एक युद्ध किया था, वो किया था घाघरा का युद्ध। इस प्रकार से बाबर ने टोटली 5 युद्ध, मुख्यतः 5 युद्ध किए थे। किस में? यहाँ पर भारत में। परंतु मेन है पानीपत का प्रथम युद्ध व खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में राजपूताना का वह युद्ध है जिसमें बाबर ने तोपखाने का प्रयोग राजपूताना में या राजस्थान में पहली बार किया था और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। जब खानवा युद्ध में राणा सांगा पराजित हो जाता है, परंतु राणा सांगा की विचारधारा ये थी कि मैं बाबर की इस पराजय का बदला लूं बाबर से, परंतु सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे देने के कारण जो राणा सांगा थे उनका 1528 में देहांत हो जाता है। 30 जनवरी 1528 में कालपी में, कालपी कहाँ पड़ता है जी? दौसा में राणा सांगा का देहांत हो गया था। राणा सांगा का देहांत होने के बाद में ये दोनों चंदेरी और घाघरा वाले ये भी युद्ध करता है बाबर। अब देखो जी, इससे ये जितनी भी चर्चाएं हैं वो अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिस किसी को भी यदि ये वीडियो देखना है तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, मुगल राजपूत संबंध, उसमें देख लेना। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। अब अपन बात करेंगे कि बाबर जो था, बाबर ने ग्रंथ लिखा था, रचना लिखी थी तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। बाबर ने उस बाबरनामा में अपने राणा सांगा जो थे उन राणा सांगा को हिंदूपत शासक कहा है। यदि हिंदुओं में कोई महान शासक है तो वो कौन है? राणा सांगा। वह राणा सांगा को हिंदूपत शासक कहा है बाबर ने बाबरनामा में। किस में जी? बाबरनामा। हालांकि ये उसमें एक दूसरे और हिंदू राजा का उल्लेख करता है और वो था विजयनगर का राजा, विजयनगर का कृष्ण देव राय। कौन था जी? कृष्ण देव राय। और विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय को बाबर ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, जो दक्षिणी भारत का था विजयनगर। ठीक है जी। यानी बाबर ने बाबरनामा में कितने हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है? तो 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है। साथ में बाबर बाबरनामा में यह भी उल्लेख करता है कि भारतीय लोग हैं, केवल मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। और बाबर ने राणा सांगा की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम कर्मावती, कर्मावती को भी अपनी पुत्री के समान बताया। बाबर कर्मावती को क्या बताता है? अपनी पुत्री के समान। कैसे? बाबर पुत्री के समान बताता। बाबर की औलाद थी हुमायूं। कौन था जी? हुमायूं।
कर्मावती ने किस मुगल बादशाह को राखी भेजी थी? तो हम कह सकते हैं हुमायूं को, क्योंकि बाबर की औलाद हुमायूं, बाबर ने कर्मावती को पुत्री, तो ये भाई बहन हो गए। तो कर्मावती ने हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी भेजी थी, जो चर्चा अपन आगे करेंगे। बाबर का भी 1530 में देहांत हो जाता है। जब बाबर का 1530 में देहांत हुआ था और मुगल बादशाह बने थे हुमायूं। कौन बने थे जी? हुमायूं को। और अपन जो आज अध्ययन करेंगे वो करेंगे हुमायूं वर्सेस राजपूताना, कि राजपूताना में हुमायूं का क्या रोल रहा था। चलो देखते हैं भैया। वीडियो को जब तक यदि आप अंत तक नहीं देखोगे तो उस वीडियो की क्वालिटी का आपको अंदाजा नहीं लग पाएगा। चलो, हुमायूं मुगल बादशाह कौन बन गया बाबर के बाद में? हुमायूं। हुमायूं शासक बना था 1530 से 40 और 1555 से 56, यानी 15 वर्ष का जो टाइम पीरियड है हुमायूं का, ये टाइम पीरियड है उसका निर्वासित काल। इस दौरान सूरी वंश का शासन रहा था। बाबर के पुत्र हुमायूं को यहां पराजित कर देता है, वो आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। इसे सूरी काल कहते हैं। शेरशाह का शासन हो जाता है, उसके बाद में सिकंदर सूर वगैरह का जो शासन होता है, ठीक है। जब मुगल बादशाह हुमायूं बना था उस दौर के यदि राजपूताना की हम बात करें तो राजपूताना में यहाँ मेवाड़ है। इस मेवाड़ में राणा सांगा की पत्नी अपने पुत्र का नाम विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बैठा रखा है। संरक्षिका है राणा सांगा की महारानी कर्मावती। राणा सांगा ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी पत्नी कर्मावती को रणथंबोर की जागीर भी दी थी। रणथंबोर कहाँ? सवाई माधोपुर में। यानी एक शासक तो अपने को क्या याद रखना पड़ेगा? विक्रमादित्य व कर्मावती। उसके बाद में हुमायूं के समकालीन अपने यदि काम आएगा तो मारवाड़ का शासक आएगा। और मारवाड़ का शासक कौन जी? मालदेव। कौन आएगा? मालदेव। और यहाँ दिल्ली में जो शासन कर रखा है वो दिल्ली में कौन मुगल बादशाह बैठा है जी? हुमायूं बैठा। हुमायूं जो बाबर की औलाद है, माता का नाम माहिम बेगम था, पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और हुमायूं का जन्म 1508 में होता है। 1508 में कहाँ? काबुल में हुआ था, ठीक है जी। ये जो बातें होगी हुमायूं के बारे में। अब होता क्या है, इसी दौरान यहाँ गुजरात के क्षेत्र में एक बहादुर शाह नाम का शासक था। गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। तो हम बता सकते हैं कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। गुजरात का शासक कहाँ आक्रमण करता है? मेवाड़ पर। कब? 1533 में। हालांकि पहला आक्रमण 1532 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ पर कौन है? कर्मावती है, उसका पुत्र है विक्रमादित्य राजगद्दी पर बैठा है। जो ही मेवाड़ पर गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है, इस दौरान कर्मावती ने अपनी सुरक्षा के चलते, कहते हैं कि अपने पुत्रों को तो भेज दिया था, सुरक्षा के चलते कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंबोर की जागीर प्रदान कर दी थी कि युद्ध नहीं करना पड़े। और बहादुर शाह जो गुजरात का था पुनः लौट जाता है कहां पर? गुजरात की तरफ। इसी दौरान कर्मावती ने राखी भेजी थी किसको? हुमायूं को, सहायता के लिए। किसके विरुद्ध सहायता चाह रही है कर्मावती? तो हम कह सकते हैं बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता चाह रही है। हुमायूं को कर्मावती राखी जरूर भेजती है, परंतु हुमायूं इस दौरान यहां पहुंचता नहीं। हुमायूं एक बात तो कालिंजर अभियान में व्यवस्थ था। दूसरी बात यदि करें तो यह उल्लेख मिलता है कि बहादुर शाह ने हुमायूं को पत्र व्यवहार किया था और कहा था कि मेरे को काफिरों का वध करने दे। काफिर किसको कहा गया है? हिंदुओं को, या कह सकते हैं काफिर शब्द जो प्रयोग किया जाता है मुस्लिम धर्म के विरुद्ध। और मुस्लिम धर्म के विरुद्ध कौन? कोई भी धर्मावलंबी हो, परंतु यहां जो मुस्लिम धर्म के विरुद्ध है कौन है? वो हिंदू है। हिंदू कौन है? कर्मावती।
इसलिए गुजरात का बहादुर शाह है वो पुनः दूसरी बार आक्रमण कर देता है 1533-34 में। किस पर? कर्मावती पर। इस दौरान कर्मावती ने अपने पुत्रों को बूंदी भेज दिया था, ननिहाल। और कर्मावती जो थी वो कर्मावती यहां पर जोहर करती है। क्या करती है जी? जोहर करती है। और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा है। चित्तौड़ का दूसरा शाखा या जिसे जोहर कहते हैं, ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा कर्मावती ने किया था। आक्रमणकारी गुजरात का बहादुर शाह था। यानी मेवाड़ का अस्तित्व इस दौरान गुजरात के हाथ है। ठीक है जी। अब देखो, काफी समय बाद में, क्योंकि पत्र व्यवहार के माध्यम से राखी भेजी गई थी हुमायूं को, तो हुमायूं आता भी है और हुमायूं ने आकर सहायता प्रदान की थी विक्रमादित्य को। और विक्रमादित्य को पुनः गद्दी पर बैठाने में भी हुमायूं ने कुछ हद तक सहायता की थी और गुजरात के बहादुर शाह को यहां से हटा दिया जाता। एक बात तो ये याद रखना। उसके बाद में हुमायूं जो था, इस हुमायूं पर आक्रमण होता है एक फरीद नामक बालक का। फरीद उसका मूल नाम था। हालांकि हसन खां लोहानी कोई था बंगाल का, उसने इसको शेर खां की उपाधि दी थी और वही शेर खां फिर शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। और शेर शाह जो अफगान था एक, और इस शेर शाह ने आक्रमण किया था हुमायूं पर। और हुमायूं के विरुद्ध शेर शाह ने 2 युद्ध किए थे। कितने जी? 2 युद्ध। पहला युद्ध 1539 में शेर शाह मुगल बादशाह पर आक्रमण कर देता है और युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। 1540 में फिर बिलग्राम युद्ध में, बिलग्राम भी कह दो या इसे कन्नौज का युद्ध भी कह दो, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में फिर शेर शाह ने किसको पराजित किया? हुमायूं को। और हुमायूं को जो ही पराजित करता है शेर शाह, और दिल्ली पर शासन किसका हो गया? शेर शाह का। और हुमायूं की राजगद्दी छिन जाती है। इस दौरान हुमायूं को यदि किसी ने शरण दी थी तो मारवाड़ के शासक मालदेव ने दी थी। किसने भैया? मारवाड़ के शासक मालदेव ने। परंतु अपने मारवाड़ जोधपुर का पड़ोसी राज्य बीकानेर, और बीकानेर का था कल्याणमल। बीकानेर का जो कल्याणमल था वो बीकानेर का कल्याणमल हुमायूं के लोकेशन बता देता है किसको? शेर शाह को, कि भैया जो मुगल बादशाह हुमायूं है वो मारवाड़ के मालदेव की शरण में है। क्यों बताता है? इसका कारण तो ये था कि जो मारवाड़ का मालदेव था, इस मारवाड़ के मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण कर चुका था पहले, और एक युद्ध होता है पाहेबा या साहेबा युद्ध। कौन सा युद्ध? पाहेबा या साहेबा युद्ध में मारवाड़ के मालदेव ने बीकानेर के शासक जैत सिंह को पराजित किया था। और जो जैत सिंह कौन था? कल्याणमल का पिता था। इसलिए ये राजपूत कल्याणमल जो शासक था, ये किसकी शरण में चला जाता है? शेर शाह की शरण में चला जाता है। इसी कारण मालदेव के साथ कहते हैं शेर शाह ने पत्र व्यवहार किया था और बताया जाता है कि आप हुमायूं को शरण नहीं दे सकते, हालांकि मैं आक्रमण कभी भी कर सकता हूं। इसलिए हुमायूं को ध्यान देना, इसलिए हुमायूं को मारवाड़ के शासक मालदेव ने अमरकोट भेजा था। कहां भेजा था? अमरकोट। हिंदू राजा है, बोल भैया आप अमरकोट जा सकते हो। अमरकोट का शासक था वीरशाल, हिंदू राजा वीरशाल। और हुमायूं अमरकोट के राजा वीरशाल के यहां शरण लेता है। किसने भेजा हुमायूं को वहां पर? मालदेव ने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि मालदेव को चैलेंज कर रहा है शेर शाह सूरी, इसलिए मालदेव ने हुमायूं को अमरकोट के राजा वीरशाल के यहां भेज दिया। और यही अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में जन्म हुआ था हुमायूं के पुत्र अकबर का। किसका जी? अकबर का जन्म होता है। तो हुमायूं से संबंधित यही है। अपन यदि शॉर्ट में बात करें कि 1532 में गुजरात का बहादुर शाह जब कर्मावती पर आक्रमण करता है, मेवाड़ पर, उस दौरान कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं उस दौरान नहीं आ पाता है, परंतु पुनः कर्मावती ने
कर्मावती पर 1533-34 में फिर बहादुर शाह आक्रमण कर देता है और कर्मावती तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, क्या करके, जौहर करके। ठीक है, देखो इस दौरान जो कर्मावती थी ना, कर्मावती रणथंबोर में एक छतरी बना रही थी। क्या बना रही थी? छतरी बना रही थी जब यह आक्रमण करता है, परंतु यह छतरी पूरी नहीं हुई थी। क्या रह गई थी? अधूरी रह गई थी। अधूरी छतरी रहने के कारण क्या था? क्योंकि कर्मावती ने जौहर कर लिया था, इसलिए इसे अधूरा सौपन छतरी भी कहते हैं। अधूरा सौपन छतरी का निर्माण किसने करवाया? कर्मावती ने। कहां करवाया? रणथंबोर में। क्यों जी? ये अधूरी क्यों रही? क्योंकि कर्मावती स्वयं में जौहर कर लेती है बहादुर शाह के आक्रमण के समय। उसके बाद में कह सकते हैं कि हुमायूं ने मेवाड़ में विक्रमादित्य को शासक बनाने में साथ दिया था। उसके बाद हुमायूं स्वयं 2 युद्धों में शेरशाह से पराजित हो जाता है। एक 1539 का जो चौसा का युद्ध है, एक 1540 का बिलग्राम का युद्ध है। इसलिए हुमायूं अपना ठौर ठिकाना खोजते हुए पहुंचता है मारवाड़। मारवाड़ किस शासक के पास पहुंचा? मालदेव के पास। मालदेव ने हुमायूं को शरण भी दी थी और सहायता देने का वचन भी दिया था, परंतु मारवाड़ का निकट राज्य बीकानेर, बीकानेर का शासक कल्याणमल, कल्याणमल पहुंच जाता है शेरशाह के विरुद्ध कि शेरशाह जी आपका दुश्मन कौन? शेरशाह ने कहा मेरा दुश्मन हुमायूं। बोले वो हुमायूं बैठा है मालदेव के पास। इसलिए शेरशाह ने मालदेव को चैलेंज किया कि हुमायूं को आप शरण नहीं दोगे, यदि हुमायूं की तुमसे दोबारा मुलाकात होती है तो आप मेरे को सौंप दोगे, इस प्रकार की बात करता है। इसलिए मालदेव हुमायूं को सौंपता तो नहीं है, पर हुमायूं को भेज देता अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में, और यहीं पे जन्म होता है किसका? अकबर का। ठीक है जी। अब देखो इस दौर में 1540 से लेकर 1545 के मध्य यहां पर अपने भारत में शासन रहा शेरशाह सूरी का। किसका जी? शेरशाह सूरी का शासन रहता है। जब शेरशाह सूरी का शासन था उस काल में शेरशाह सूरी ने, जिसका नाम था फरीद, क्या नाम था जी? फरीद। शेरशाह सूरी के समय जो अपना, एक तो बात कर लें अपने किसकी? मेवाड़ की, मेवाड़ के शासक की। तो मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। शेरशाह के समय मेवाड़ का शासक कौन है? उदय सिंह है। एक यहां बीकानेर की यदि बात करें तो बीकानेर का शासक कौन है जी? कल्याणमल। और एक अगर अपन मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का शासक कौन है? मालदेव। और ध्यान रहे अभी अभी हमने बात की है कि कल्याणमल शेरशाह के पास चला जाता है, किसके विरुद्ध? तो मारवाड़ के शासक मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से सहायता लेने के लिए कौन पहुंचा है? कल्याणमल। और कल्याणमल राजपूताना का वो शासक है, प्रथम शासक, जिसने सूरी वंश से पहली बार, या कह सकते हैं अफगानों से प्रथम बार समझौता किया था, या अफगानों की शरण में सबसे पहले जाने वाला राजपूताना का शासक कौन है जी? कल्याणमल है, जो किसकी शरण में जाता है? शेरशाह की शरण में। क्यों गया? जाने का कारण हमने बता दिया कि मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया था, बीकानेर के शासक जैत सिंह को पराजित किया था, जो जैत सिंह कल्याणमल के साथ लगते थे, पिता थे, इस कारण वो उनकी शरण में जाता है। ये अपने शेरशाह वर्सेज जो राजपूताना है वो अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। शेरशाह से समकालीन जो ये 3 शासक देखेंगे। यदि जिस किसी को भी हुमायूं वर्सेज राजपूताना का वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर व चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।